हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द ग्रीन पीपल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का चौथे क्लास में क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अवकरण, फिर इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात उसमें हम लोग बात किए थे ऑक्सीकरण का। हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीकरण का, तो इसका समझ लीजिए ऑक्सीकरण में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। ये पीछे वाला क्लास का है, एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन इसमें से मतलब अलग होता है, निकलता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ये लिख लेंगे, और हाइड्रोजन का अलगाव होता है। ठीक है, तब इस टाइप की जो अभिक्रिया होगा, मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा, इन संयोग होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें कभी होता है कि हाइड्रोजन का अलगाव होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन आपको अलग नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही जुटेगा। याद रखिएगा मेन चीज़, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीकरण। इसका जस्ट उल्टा होता है अवकरण। तो अवकरण में क्या होता है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है वो हटता है, यानी कि ऑक्सीजन जुटता नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आधा कॉस उठा है, ऑक्सीजन मतलब निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है ना, यानी इसको लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का मतलब अलगाव और हाइड्रोजन का जुड़ाव, यानी कि हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है ना, अलगाव और हाइड्रोजन का क्या चीज़, जुड़ाव हो। ठीक है ना, यानी कि जिस अभिक्रिया में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का अलगाव, यानी कि ऑक्सीजन अलगे, मतलब उस अभिक्रिया में से ऑक्सीजन अलग जाएगा और हाइड्रोजन जुटेगा। यानी कि जिस अभिक्रिया में मेन इसमें जो है हाइड्रोजन का जुटना, इसमें अगर हाइड्रोजन जो जुटेगा, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है, वो होता है हमारा अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मतलब इक्वेशन में, एक ही समीकरण में या एक ही अभिक्रिया में ये दोनों कामें होती हैं, यानी ऑक्सीकरण भी होता है अवकरण भी होता है। तो अब उस समय क्या होगा, यानी कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण जब ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ हो तब उस अभिक्रिया को, मतलब जिस अभिक्रिया में, तब उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस इसमें आज यही बताना था, मतलब ये वाला में। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, अवकरण मतलब ऑक्सीजन माइनस होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो माइनस होगा, यानी कि हाइड्रोजन भागेगा, यानी निकलेगा और ऑक्सीजन जुटेगा। मेन रूप से ये देखना है ऑक्सीजन का जुटना, इसमें देखना है हाइड्रोजन का जुटना और मतलब ऑक्सीजन का भागना।
ठीक है। और ये जब दोनों अभिक्रिया यानी कि हाइड्रोजन जुटना और हटना जब एक साथ होती है तब उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बशर्ते ये बात याद रखिएगा, लगभग ये जो अभिक्रियाएं हैं यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण ये साथ साथ ही होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये वाला पहले वाला पॉइंट था। अब हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक, जो नया टॉपिक है, ठीक है, ये पुराना टॉपिक था। अब हम बात करते हैं दहन और ज्वाला। ठीक है, नया टॉपिक जो है दहन और ज्वाला। आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि आज ये प्रथम चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, हमने चैप्टर का नाम भी लिखवा दिया था कि कौन कौन क्लास हमें करने हैं। ठीक है, अभी नहीं मिट का ना, चलिए ठीक है। बात करते हैं दहन और ज्वाला की। ठीक है, दहन और ज्वाला, ये दहन है क्या, ठीक है, और ज्वाला है क्या। दहन का मतलब होता है जब किसी वस्तु को जब जलाया जाता है, ठीक है ना, तो उस जलने की प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। ठीक है, दहन तो समझ गया, यानी कि जब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो उस जलाने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब बचा ज्वाला। ज्वाला क्या है, जब आग की जो लपटें जो निकलती हैं, मेरी जो आग निकलती है, आग की जो लपटें निकलती हैं, उसी को कहा जाता है ज्वाला। यानी कि जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है, आप देखे होंगे, यानी कि आग निकलता है, ठीक है ना, यानी कि उसको लपटें निकलती हैं, उसी को हम कहते हैं ज्वाला। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दहन। दहन लिख के डैश देंगे कि दहन है क्या। ठीक है, दहन लिख के डैश देंगे दहन। दहन आखिर है क्या, तो हम बताएं अभी, जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है ना, तो कब जलेगा, ऑक्सीजन रहेगा तब, यानी कि लिखते हैं जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन में जलाया जाता है, उसे जलाया जाता है तब उस क्रिया को, मतलब जलाने की क्रिया को, ठीक है ना, जलाने की क्रिया को यानी कि जलाया जाता है तब उस क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, दहन तो समझ में आ गया। अब बताइए, जो वस्तु जो जलता है, यानी कि जलाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो जब मतलब जिस वस्तु को जलाते हैं, यानी जो जलने लायक होता है, उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। जो वस्तु या जो पदार्थ, जो वस्तु जलने वाला होता है, यानी कि जिसे जलाया जा सके, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ठीक है ना, और किताब, कॉपी, पेड़ पौधे जो भी देख रहे हैं उसको जलाया जा सकता है, यानी जो जलने लायक हो, ठीक है ना, यानी कि जो वस्तु जलने लायक हो, यानी कि जिसको जलाया जा सके आराम से, आसानी से, ठीक है ना, जो वस्तु जलने लायक हो उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु को हम जला दें, ठीक है ना, उसको हम ज्वलनशील या कहे तो दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें किन किन मतलब बातों पर निर्भर करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि क्या क्या चाहिए कि हम किसी वस्तु को क्या कर सकें, जला सकें। अब देखिए एक बात और, हाँ, वो तो है किसी वस्तु जब जलाया जाता है तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है ना, तो लिख देते हैं
जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तब उससे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जब किसी वस्तु जलाया जाता है तब वहाँ हमें ऊष्मा यानी कि गर्मी महसूस होती है, और प्रकाश मतलब लाइट यानी दिखाई देता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, और दहन क्या है? तो जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। किसमें? ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तब उसे दहन कहा जाता है। जो वस्तु जलने लायक हो यानी कि जिसको आराम से जलाया जा सके तो उसको दहनशील पदार्थ कहें या ज्वलनशील पदार्थ कहें, दोनों में से कोई कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसके लिए जलाने के लिए आवश्यक शर्त जो है वो क्या है, यानी कि कब किसी वस्तु को जलाया जा सकता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, टॉपिक लिखेंगे। अगला है दहन के लिए, यानी कि किसी वस्तु को जलाने के लिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें। क्या शर्त है कि हम किसी वस्तु को जला सकें? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, क्या नियम कायदे कानून है किसी वस्तु को जलाने के लिए? अब देखिए, कब किसी वस्तु को जलाया जा सकता है? तो जलाने के लिए हमें 3 बातों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो कौन कौन सी 3 बात हैं? ठीक है ना। कौन कौन सी जो 3 शर्त हैं जिस पे हम किसी वस्तु को आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। पहला जो बात है यानी कि पहला जो शर्त है वो है हमें जलाने के लिए किसी दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। कहने का मतलब जिस वस्तु को जलाना है वो दहनशील होना चाहिए, जलने लायक होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि पत्थर या ईंट को लाकर जला दीजिए तो क्या जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जलाने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो जलने लायक होना चाहिए। कहने का मतलब जिस पदार्थ को जलाना मतलब है वो जलने लायक होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, यानी कि जिस वस्तु को जलाना है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? दहनशील होना चाहिए। अभी बताएं दहनशील क्या है। दहनशील का मतलब जो जलने लायक हो, दहनशील पदार्थ का होना ही चाहिए। दूसरा है कि दहनशील यानी कि दहन के लिए जो आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो होना चाहिए। ठीक है। 2 नंबर लिखते हैं दहन के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी कि किससे वो जलेगा। तो देखिए, जलाने के लिए जो पदार्थ है यानी किसी वस्तु को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। दहन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या चीज़? ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसी पदार्थ को हम नहीं जला सकते हैं। ठीक है ना। जलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। थर्ड है ज्वलन ताप। थर्ड जो है ज्वलन ताप। ठीक है। अब ज्वलन ताप है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। ज्वलन ताप है क्या? यानी कि जब किसी वस्तु को जब जलाया जाता है यानी कि कम से कम वह तापमान यानी कि न्यूनतम वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है तब उसे हम उस वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए इसके ऊपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे कि एक बात देखते हैं, जैसे कि माचिस की तीली से किसी मोटा लकड़ी को नहीं जलाया सकता है। मोटा तो मोटा छुरी, अगर इतना मोटा का कोई डंडा है, ठीक है ना,
तो उसको आराम से नहीं, मतलब आसानी से नहीं जला सकता है। यानी उसको जलाने के लिए जो न्यूनतम तापमान है, जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 100, 150, 200, मतलब जितना तापमान हो उतना पहले टेम्परेचर उत्पन्न होना चाहिए आग में, तब वह किसी वस्तु को आराम से उस वस्तु को जला सकता है। यानी कहने का मतलब ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब हुआ, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब यह है कि आखिर कहने का मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जब जलना शुरू कर देता है तब उस ताप को उस पदार्थ का न्यूनतम ताप कहेंगे या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ अगर जलना शुरू कर देता है तो उस ताप को हम उस पदार्थ का क्या कहेंगे, न्यूनतम ताप कहेंगे। शायद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि जलाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पहली बात जो पदार्थ होना चाहिए वो दहनशील होना चाहिए, यानी कि जलने लायक होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं जलने लायक, यानी कि जो पदार्थ है वो जलने लायक होना चाहिए। ना तो कोई लाता है ईंटा पत्थर तब कहे सर तो जला दीजिए, क्या जलेगा बाबू, नहीं जलेगा। यानी कि जलने लायक पदार्थ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए कि दहन के लिए आवश्यक पदार्थ में मुख्य रूप से हमारा आता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसी पदार्थ को हम नहीं जला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड जो शर्त है वो है ज्वलन ताप, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर, यानी कि कम से कम वह टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो पदार्थ क्या जलना शुरू कर दे। यानी कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है वह तापमान हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु को जला सकते हैं, अन्यथा नहीं जला सकते हैं। ये तो हो गया दहन मतलब जलाने के लिए। अब हम बात करते हैं ज्वाला। तो ज्वाला का मतलब बताया है जो आग की जो लपटें होती हैं उसी को हम ज्वाला कहते हैं। जो आग निकलता है कि जब जलाते हैं तो उसमें आग जो निकलता है ना उसी को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक मोमबत्ती बनाएंगे कि ज्वाला के कई क्षेत्र होते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए एक मोमबत्ती बनाकर देखते हैं। चलिए एक मोमबत्ती का निर्माण कीजिए, बनाया जाए मोमबत्ती। चलिए ठीक है, देखो बाबू ये है हमारा मोमबत्ती। अब मत समझना कि मेरे पास ढांचा ही है, जो है सो मेरे पास ढांचा हाथ ही है। ठीक है, ये हुआ हमारा मोमबत्ती। ठीक है, ये अब यहाँ ये जल रहा है ना। ठीक है, तो अब इसके जो मोमबत्ती जो होता है जलने के लिए इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, तो हम बनाएंगे 3 क्षेत्र। नहीं हटेगा, चलिए और छोटा करते हैं। 1 2 एक ठो और बना देते हैं इसमें 3। ये जल रहा है। ठीक है, ये मोमबत्ती के कितने क्षेत्र दिखाई दे रहा है, 3। देखिए एक अंदर वाला, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, और ये सबसे बाहर 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो 1 नंबर जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रीय मंडल। जो 1 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम केंद्रीय मंडल। ठीक है, 2 नंबर है बीच में है, इसलिए इसको कहेंगे हम प्रकाश मंडल, क्योंकि यहीं से लाइट निकलता है। बीच में जो है इसको हम कहेंगे प्रकाश मंडल, इसका नाम है प्रकाश मंडल। ठीक है, सेंट्रल जोन, लाइट जोन। उसके बाद थर्ड जो है आपका प्रकाशहीन मंडल। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर लिखते हैं, 3 नंबर के लिखते हैं प्रकाशहीन मंडल।
प्रकाशहीन मंडल, 3 ठोट है। अब देखिए तीनों में हम बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर में, ज्वाला के कई क्षेत्र, ये जो दिखाई दे रहा है ज्वाला, जो आग निकल रहा है इसी को ज्वाला कहते हैं, जो दिखाई दे रहा है ऊपर जो जल रहा है इसी को आग कहते हैं। 1 नंबर अंदर वाला जिसको केंद्रीय मंडल, 2 नंबर होता है प्रकाश मंडल, 3 नंबर होता है प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, तो 1 नंबर बात करते हैं केंद्रीय मंडल का। 1 नंबर लिखेंगे सबसे बड़ी मतलब मोमबत्ती, सबसे पहले हम मोमबत्ती के फिगर बना लेंगे ऊपर, और तब उसके बारे में हम बारी बारी से केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और प्रकाशहीन मंडल के बारे में हम लिखेंगे। सबसे ऊपर बनाएंगे हम जो है इसका जो है पहला जो केंद्र है, पहला जो पार्ट है केंद्रीय मंडल। कौन पार्ट है जी? केंद्रीय मंडल, अंदर वाला पार्ट। अब केंद्रीय मंडल में होता क्या क्या है, तो ये देखिए केंद्रीय मंडल जो होता है ये होता है नीला। कैसा होता है जी? नीला होता है। ये होता है नीला, यानी कि इसका जो भाग होता है यह होता है नीला रंग का होता है, नीले रंग का होता है। जब मोमबत्ती जलाइएगा तो आप देखिएगा जो बीच वाला जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ये आपको नीला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। उसके साथ इसमें जो होता है दहन की क्रिया नहीं होती, यानी कि उसमें मोमबत्ती नहीं जल पाता है। 2 नंबर में इसमें दहन की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है, दहन की क्रिया नहीं होती है, दहन की क्रिया नहीं होती। क्यों होने चाहिए? कारण ये है कि हम बताए हैं कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये जब बीच में है तो सबसे पहले ये प्रकाशहीन मंडल और प्रकाश मंडल ऑक्सीजन को बाहर ही छेक लेता है, ये बीच में है। इसको जाने के लिए मतलब ऑक्सीजन को यहाँ जाने के लिए सबसे पहली बात ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर लेयर उसके बाद वाला लेयर नहीं होना चाहिए, तब ऑक्सीजन पहुँचेगा। यानी ऑक्सीजन यहाँ जाने के लिए, बीच में जाने के लिए इस लेयर को पार करना पड़ेगा, फिर इसको 2 नंबर पार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब वहाँ पहुँचेगा पूरा। और देखिए इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। जब दहन की क्रिया नहीं होती है तो समझ लीजिए इसमें अगर हम हाथ लगाते हैं, या आप जाके घर पे आप प्रयोग कर सकते हैं, मोमबत्ती जलाकर माचिस का जो तीली लेके एक बैग लेकर जाना है, मतलब जल्दी से लेकर जाना है कहाँ पे? केंद्रीय मंडल में। वहाँ माचिस के तीली में आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई ही नहीं, वहाँ जल ही नहीं रहा। 2 नंबर पर थोड़ा सा कम है, मतलब इससे कम है और इससे ज़्यादा है, ये मध्य मंडल है बीच में, जिसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम लिख देते हैं मध्य मंडल। क्या कहा जाता है बाबू? मध्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, जो बीच में है। ठीक है ना, ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा ना टेम्परेचर रहेगा और ना ही हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर जो है बाबू वो 2 नंबर है प्रकाश मंडल। 2 नंबर क्या है? प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल कहने का मतलब जो लाइट जो हमें मिलता है जब मोमबत्ती जलाते हैं, तो यही जो 2 नंबर जो मंडल है इसी से लाइट मिलता है, इसी की वजह से लाइट मिलता है। ठीक है ना, और ना 1 नंबर से मिलता है, यानी कि केंद्रीय मंडल से ना मिलता है, और ना ही प्रकाश मंडल से प्रकाशहीन मंडल से मिलता है। जो भी मिलता है प्रकाश मंडल का नाम जो है एक और नाम बताया है मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है पूर्ण रूप से नहीं जा पाता है। 2 नंबर में इसमें जो ऑक्सीजन है ये लिख देते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से इसमें किसमें प्रकाश मंडल पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जल नहीं जल पाता है। ठीक है ना, और जब नहीं जलेगा तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। यानी कि लिखेंगे इस क्षेत्र का जो रंग होता है, इस क्षेत्र का जो रंग होता है वो होता है पीला। कैसा होता है जी? पीला। इस क्षेत्र का रंग पीला होता है। इस क्षेत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी? पीला होता है। पहला का बताया केंद्रीय मंडल का जो रंग होता है नीला होता है। ठीक है, वहाँ लाइटें नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। इसमें दहन की क्रिया होती है, पूर्ण रूप से दहन की क्रिया नहीं होती है। जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप प्राप्त नहीं होती है तो पूर्ण रूप से दहन की क्रिया भी नहीं होती। लिख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं इस क्षेत्र में, यानी कि इसमें दहन की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है। इसमें दहन की क्रिया पूर्ण रूप से
नहीं होती हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। और ये जो है ना, तो ज्वाला का यानी कि ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, लिखेंगे यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग या बड़ा क्षेत्र का है, बड़ा भाग होता है। यानी कि जो ज्वाला है ना, ये 1 2 3 भाग में तो सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, इसे यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 नंबर आप देखते हैं, नीचे लिखेगा तो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, 1 2 लाइन लिखाएगा नहीं दिखाई देगा। आप देखते हैं एक नंबर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका रंग नीला होता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। जब दहन की क्रिया नहीं होती है तो समझ लीजिए इसमें ताप भी नहीं होता होगा। ठीक है ना। थर्ड जो है आपका प्रकाशहीन मंडल। 3 नंबर जो है बाबू, 3 नंबर जो है प्रकाशहीन मंडल, यानी कि 3 नंबर जो क्षेत्र है उसका नाम है प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं प्रकाशहीन मंडल में। प्रकाशहीन नाम है प्रकाशहीन, यानी कि प्रकाश से हीन, यानी कहने मतलब इसमें प्रकाश नहीं रहता है, प्रकाश से नहीं रहेगा, नाम है प्रकाशहीन। प्रकाशहीन प्रकाश से गायब। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें पूर्ण रूप से दहन होता है। पूर्ण रूप से दहन होता है, काला होता है जी, क्योंकि ये बाहर है, सबसे बाहर यही है। तो जब बाहर यही है तो ऑक्सीजन इसको पूर्ण रूप से खुल्लम खुल्ला इसको ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए धक्का ये जलते रहता है। ठीक है ना। और इसमें जो ताप है, यानी कि ताप जो है, ताप बहुत इसमें हाई होता है। जब जलेगा तो टेम्परेचर इसमें हाई होगा। और ये जो होता है ना, लेते हैं इसमें इस क्षेत्र में ताप बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। और क्यों जलेगा पूर्ण रूप से? क्योंकि ये सबसे बाहर है। सबसे बाहर होने के कारण ये ऑक्सीजन से संपर्क में आ जाता है और उसको यानी कि थर्ड जोन को पूर्ण रूप से यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से ये जो है जलता है। कौन? 3 नंबर। ठीक है, ये जो था आपका ज्वाला का क्षेत्र और दहन जो था खत्म हुआ। दहन बता दिए हैं। दहन क्या है? दहन क्या है जी? जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तब उस क्रिया को हम दहन कहते हैं। ठीक है, दहन के लिए जो आवश्यक शर्त है, सबसे पहली बात, जो जलता है वो पदार्थ होना चाहिए, यानी कि जलने लायक पदार्थ होना चाहिए। और जलने लायक पदार्थ को हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, उसको दाह्य पदार्थ भी कहा जाता है, दहनशील पदार्थ को। दूसरा बात था कि जलाने वाला जो पोषक जो पदार्थ है यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। 3 नंबर है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि जिस पदार्थ को जितने टेम्परेचर पर जलना चाहिए, यानी कि जितने तापमान पर मतलब जलना चाहिए, यानी कि उस समय शुरू कर देना चाहिए। अगर उतना टेम्परेचर अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो वस्तु या वो पदार्थ नहीं जल पाएगा। उसके बाद हम लोग बात किया था ज्वाला का। तो ज्वाला में हमने एक मोमबत्ती बनाया और इस मोमबत्ती से, ठीक है ना, उसके ज्वाला को यानी कि उसका आग के लपटे को हमने 3 भागों में बांटा। ज्वाला का मुख्य रूप से 3 भाग होता है। पहला अंदर जो होता है उसको केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मतलब केंद्र सबसे बीच में वही है। उसके जो बीच में आता है उसको मध्य मंडल भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश मंडल। और ये जो मध्य मंडल से जो होता है वहीं से प्रकाश निकलता है। उसके बाद 3 नंबर जो है उसको कहा जाता है प्रकाशहीन मंडल, क्योंकि वहाँ पे प्रकाशहीन इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो मोम जो है वो जल्दी जल जा रहा है। ठीक है ना, जिसके वजह से वो प्रकाश नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब इरेज करते हैं। एक बात और हम बात करते हैं, सबके घरों में एलपीजी गैस है, यानी कि लिक्विडिफाइड जो पेट्रोलियम जो गैस होता है जिस पे खाना पकता है, खाना पकाने वाला जो गैस है ना। अब उसके बारे में देख लेते हैं, वो आखिर हमारे घर में आता है, ठीक है ना, तो फिर वही क्यों आता है? उसके जगह पर दूसरा गैस, एलपीजी नहीं दूसरा गैस होना चाहिए। ठीक है, और एलपीजी का हम लोग फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी है क्या? ठीक है, तो एलपीजी का पहले हम पूरा नाम लिख लेते हैं। एल पर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस, एल से LIQUEFI
IED लिक्विफाइड पेट्रोलियम, P से पेट्रोलियम लिख लेते हैं और P से यहाँ लिखते हैं P फॉर पेट्रोलियम, PETROLEUM पेट्रोलियम, ठीक है। और G से गैस, G से गैस लिख लेते हैं, G फॉर गैस, G फॉर गैस। ये हुआ LPG का फुल फॉर्म। जो LPG जो हमारे जो घर में आते हैं ये किनका मतलब इसमें क्या कौन कौन सी गैस मिले रहती हैं। अब देखिए इसमें जो गैस मिला रहता है वो रहता है ब्यूटेन। क्या रहता है जी? ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10। हम लोग जो आगे चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ये कार्बनिक रसायन का है, ठीक है। ब्यूटेन के बाद होता है प्रोपेन, इसमें आपको प्रोपेन भी रहता है, प्रोपेन मिलता देखने को, प्रोपेन यानी कि C3H8। प्रोपेन के बाद एथेन C6H6, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मेन रूप से जो आता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि LPG में जो गैस होता है तो कौन होता है, तो हम मारेंगे कौन? ब्यूटेन पर मारेंगे। किस पे टिक मारेंगे? ब्यूटेन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्यूटेन ही। इसकी जो प्रोपेन और एथेन की जो मात्रा होती है ये बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। इसलिए लोग इसको क्या करता है, लोग इसको छांट कर चलता है। लेकिन याद रखिएगा LPG में ये भी गैस मिलता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से हम उसमें मतलब क्या देखते हैं? ब्यूटेन, एक सबसे अधिक मात्रा में जो रहता है वो ब्यूटेन रहता है, ठीक है। जब LPG को जब जलाया जाता है, यानी कि कहने मतलब C4H10 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तब इसे क्या मिलता है? तब इसे जब मिलेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O जल मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझ में आया? यानी कि ब्यूटेन को जब इसको यानी CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हमें CO2 H2O और क्या चीज़? ऊष्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। यहाँ लगा लीजिए 2 चौके 8 और उधर पूरा करते हैं, और यहाँ हो जाएगा 8, कार्बन 4 दूना 8 हो गया, कार्बन 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2, और ऑक्सीजन हुआ 8 कार्बन और ऑक्सीजन 16 हुआ। तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 16 इधर और 2 उधर, 16 1 17, नहीं हो रहा है। चलिए पूरा कीजिए। यहाँ पे उधर लगाइए आप 10, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए 8 हो गया, यहाँ लगा लीजिए आप 13। देखिए तो इक्वल करके है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक बात और देखते हैं, जब अपने घर में गैस जब खुला छोड़ देते हैं, यानी कि आग जब नहीं मतलब उसको स्टोव पर हम माचिस नहीं बार होता है तो कुछ महकता है, कुछ बदबू जैसा आता है। तो बदबू आता है तो आखिर बदबू आया कहाँ से? पहली बात जो है CH4 जो यानी कि ये C4H10 जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्यूटेन है, क्या इसमें गंध होता है? नहीं, इसमें गंध नहीं होता है। तो जब गंध नहीं होता तो फिर गंध आता कहाँ से आता है? तो यानी कि ये जो देखिए, ये जो ब्यूटेन है ना, यानी कि LPG जो होता है ना, बहुत हाईली ज्वलनशील होता है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। यानी कि ये ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील। वो भी कैसा ज्वलनशील? बहुत तेज़ी से पदार्थ इसमें आग पकड़ लेगा, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। इसको जो प्राप्त किया जाता है तो कैसे प्राप्त किया जाता है? यानी कि LPG को जो प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि LPG को, तो इसको देखिए प्राप्त किया कैसे किया जाता है। इसको प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक गैस से। किससे? प्राकृतिक गैस। और पेट्रोलियम के मतलब पेट्रोल जो निकलता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम के प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। यानी कि LPG कोई पूछता है कैसे प्राप्त किया जाता है, तो LPG को प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोलियम का जो पदार्थ जो मतलब पेट्रोल जो निकलता है, तो उस मतलब उसको प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा उसमें से क्या चीज़? गैस को प्राप्त कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो आप यहाँ एक बात बता रहे थे, इसे मिलाया क्या जाता है, यानी कि जो मतलब
बदबू दे यानी कि महक दे, जिससे कि हम ये समझ जाएं कि हमारा जो सिलेंडर जो है गैस है वो क्या है, खुला हुआ है। तो जो इसे मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है एथिल मार्केप्टेन। एथिल मार कैप्टन, एथिल मार कैप्टन, एथिल मार कैप्टन मिलाया जाता है जो कि बदबू देता है, ठीक है ना। ऐसा महकता है कि मतलब दिमाग खराब हो जाता है, समझिए ना। ये इसका जो फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए फार्मूला, C2H5 और SH। ये जो पदार्थ है यानी कि एथिल मार्केप्टेन, एथिल मार्केप्टेन को किस में मिलाया जाता है, एलपीजी गैस में। क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी गैस में क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्केप्टेन मिलाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH, ठीक है। और देखिए एलपीजी में मुख्य रूप से इतने गैस रहते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन यानी कि C4H10 को जब ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब जल, और उस समय क्या मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। एलपीजी को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, और पेट्रोलियम प्रभाजी मतलब जो पेट्रोल निकलता है तो उसमें से प्रभाजी श्रवण मेथड द्वारा मतलब गैस निकाल लिया जाता है। ये जो एलपीजी होता है यानी कि हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत ही मतलब शीघ्र ही जलने वाला होता है। चलिए आज के लिए ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ, और ये चैप्टर जो पहला यानी कि जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये समाप्त हो गया। ये जो पहला चैप्टर जो था आज ये समाप्त हुआ। कल हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण और इससे जो संबंधित जो मतलब हम लोग पढ़े हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष कल। एक बात और, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, यानी कि शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए। कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। धन्यवाद।